तुम्हारी बहन ने किसी के मरने का सपना देखा और उस वजह से ये पुलिस को फोन कर रही है। क्योंकि मेरे सपने सच होते हैं। मैं आने वाला कल देख सकती हूँ। जॉयदीप सेन का कोर्ट केस कहाँ लड़ा जा रहा है? और सिर्फ 10 मिनट में मैं ये साबित कर दूंगा कि आप गुनहगार हैं। आपने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उस रात जॉय आपके घर पे था। आप अदालत में अपना बयान बदल रहे हैं। लेकिन अगर मिस्टर पाठक वहां से नहीं हटे तो पक्का गिरेगा। बचपन से ही मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होती है, जहां मुझे होने वाली अनहोनियां पहले से दिख जाती है। केडी सर, सबूत ट्रक। सर, मैं जानती हूँ तृष्णा रायजादा को किसने मारा सर। अच्छा सर, अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? बोलो। जॉयदीप। इसी ने मारा है तृष्णा रायजादा को। क्या कहा? ये एक मिनट कम अगेन, मैंने ठीक से सुना नहीं। फिर से बताइए ना, क्या कहा आपने? तृष्णा रायजादा का खून इस जॉयदीप ने ही किया है। सर ये झूठ बोल रही है सर शी इज लाइंग। योर ऑनर, ये तो शिव जी की तीसरी आंख वाला उदाहरण होगा, जहां पलक झपकते ही पाठक साहब का केस भस्म हो गया। पर मिस्टर जायसवाल, आप तो ये सब मानते नहीं थे। अब मानता हूं सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि कौन सा साल कहा था आपने भंवरी देवी वाला केस जो था? खैर योर ऑनर, अगर भंवरी देवी के सपने को अदालत ने माना है तो पलोमा जी के सपने को क्यों नहीं? उनके पास भी सबूत था, इनके पास भी कोई सबूत। टांग, कौन सी टांग पे कुछ निशान बताया था? कौन सी टांग थी? लेफ्ट कहा था ना शायद आपने। जॉयदा, अपनी राइट टांग उठाइए। नहीं उठाइए नहीं, सिर्फ दिखा दीजिए तो भी चलेगा वो जख्म। पहले जल्दी। There you are. नहीं देखिए सर, ये निशान जो है ये तो प्रैक्टिस करते वक्त मुझे लग गया था। कैसे भी चोट लगी तो मार्क है तो। पलोमा, तुमने मुझे कल रात फोन किया था ये कहने के लिए कि जॉय ने हत्या की है, जॉय हत्यारा है, यही कहने के लिए फोन किया था तुमने? हाँ सर। पलोमा, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम किसी के दबाव में? दबाव तो आप डाल रहे हैं मिस्टर पाठक। एक मिनट जायसवाल साहब, बीच में मत बोलिए। पलोमा, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी मदद करना चाहती हो, तुम जॉय को हत्यारा ठहरा रही हो, ये कैसी मदद हुई? सर, लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सपने में देखा था। क्या देखा तुमने जॉय को तृष्णा जी की हत्या करते हुए देखा? जी हाँ। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है सर, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उस पर सिर्फ आप ही को नहीं कह रही सर, इस पूरी अदालत को मेरे बयान पर यकीन करना होगा कि मेरा देखा हमेशा ही सच होता है। क्या कोई और नया सपना है ये? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि वो गन कहाँ छुपाई है जिससे जॉयदीप ने तृष्णा को मारा है। रियली? बताओ। सर ये झूठ बोल रही है सर, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये क्या नाम शनाब बके जा रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, इसी ने छुपाई उस गन को। एसवाई कुलकर्णी क्रिकेट ग्राउंड के पास एक सफेद रंग की टूटी बेंच है, उसके नीचे एक आधी ईंट का टुकड़ा है, उसके नीचे ठीक 2 फीट नीचे एक नीले रंग की प्लास्टिक बैग है सर, उसी में गन है, उसी में जिसने इस जॉयदीप ने वहां छुपाया है। वाह, क्या डिटेलिंग है, मानना पड़ेगा। मतलब सफेद रंग की टूटी बेंच, आधी ईंट, 2 फीट नीचे नीली थैली। क्या बात है पौलमा जी, आप तो एकदम टेक्निकल और एचडी में सपने देखते हैं। सॉरी, मैं आपके पक्ष में हूँ फिलहाल। सॉरी योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि पुलिस को वहां भेजा जाए एसवाई कुलकर्णी ग्राउंड में, जहां से गन को खोजा जाए। योर ऑनर प्लीज, डू यू माइंड मिस्टर पाठक?
ठीक है, इसमें कोई नुकसान तो मुझे दिखता नहीं, पर मिस पलोमा, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। अगर आपका दावा गलत साबित हुआ तो इसका नतीजा बहुत सख्त हो सकता है, समझिए आप। इंस्पेक्टर दवे, एसवाई कुलकर्णी मैदान के पास जो भी मोबाइल पुलिस यूनिट है उन्हें यह काम सौंपिए। ओके? कमाल हो गया पाठक साहब, चमत्कार हो गया ये तो। मिस पॉलोमा, कौन कहता है कि आप बुरा देखती हैं और अधूरा देखती हैं? आप तो अच्छा देखती हैं और पूरा देखती हैं। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से पलोमा जी को किसी ने बताया है कि ये गन कहाँ छिपाई गई थी। बताया था आपको या नहीं? पाठक साहब, आप तो आस्तिक से नास्तिक हो रहे हैं। आपकी बीच में बोलने की इस आदत को बदलिए जायसवाल साहब, भारी पड़ेगा नहीं तो। देखो पलोमा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, पर मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि तुम्हारे बयान के कारण, तुम्हारे कथन के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को सजा होगी, दंड मिलेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। सर, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मैंने जो देखा है मैं उसे कैसे जुटलाऊं? मैंने सपने में जॉयदीप का ही चेहरा देखा है। और सर, मैं तो हमेशा से इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैंने बिना वजह कोई मुसीबत में क्यों डालूंगी सर? That's enough, that's enough, that's enough. Your Honor, आपने कहा था कि आप इस केस का निर्णय सबूतों के आधार पर करेंगे। यकीनन अदालत को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि मिस पलोमा भविष्य देख सकती हैं या नहीं, और ये मिली हुई गन एक हकीकत है और इस पर मुझे गौर करना पड़ेगा। योर ऑनर, हमें कैसे पता कि ये गन जॉयदीप की है? जब तक इसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक इसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, योर ऑनर, मैं मिस्टर रायजादा को एक बार कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। मिस्टर रायजादा, आपने अपने कथन में कहा है कि उस रात हत्यारा आप पर गोली चलाना चाहता था, किंतु चलाए, राइट? जी हाँ, क्योंकि चलने से पहले ही उसकी गन अटक गई और गोली चली ही नहीं। इसके बाद मैंने उसको दबोच लिया और हमारी हाथापाई शुरू हो गई। हत्यारे ने आप पर निशाना लगाया, किंतु गन अटक गई, जिसके कारण आपकी जान बच गई, राइट? जी। वो गन तो देखी होगी आपने, यही गन है? मे बी, बिकॉज रात बहुत थी और अंधेरा बहुत था, तो अंधेरे में सारे गन एक जैसे लगते हैं। चलिए, जायसवाल साहब की खुशी के लिए मान लेते हैं कि यही गन थी। पहले इसमें से जरा गोलियां निकाल। ये तो बिल्कुल नहीं अटक रही है मिस्टर रायजादा, सफाई से चल रही है। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मस्के के माफिक। मुझे नहीं लगता कि ये उस रात भी अटकी थी। या तो आपका कथन गलत है या ये गन। नहीं लगता आपको ऐसा? क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रहा हूँ? जज साहब, जब उस लड़की ने भी वही सपना देखा है तो मिस्टर पाठक, ये गन है, मशीन है। आज चली, कल रुकी, परसों फिर चली। आप केस चलने दीजिए ना, क्यों रोक? लाई, पिस्तौल मुझे दे दीजिए। गोलियां समेत या बिना? मेरी बोली काफी है, गोली आप रखिए दस्तानों के साथ, वरना मेरे निशान आ जाएंगे, फर्स्ट मैं जाऊंगा। इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। अब ये पिस्तौल जाएगी टेस्टिंग के लिए, और अगर साबित हो गया कि ये वही पिस्तौल है जिससे मिसेस रायजादा का कत्ल हुआ है, और इस पे अगर जॉय दादा की उंगलियों के निशान मिल गए, तो फिर तो यॉकर, इनिंग्स डिफीट, जॉय दादा।
मैंने कहा था ना आपसे सर, ये लड़की भरोसे के लायक है ही नहीं। कोई खतरनाक गेम खेल रही है आपके साथ। अब देखिए, इतनी बुरी तरह केस को फंसा दिया। पर ऐसा करके उसे लाभ क्या हुआ होगा? उसके कहने पर पुलिस ने वो गन भी खोज निकाली। पुलिस के साथ साथ बाकी लोगों को भी उसकी बातों पर भरोसा होने लगा है। अब अदालत में उसकी बातों को झुटलाना संभव नहीं है। डोंट वरी सर, हम अपने केस पर डटे रहेंगे। हाँ, डटे तो रहेंगे। तू भी डटा हुआ था, वो क्या नाम है उसका, नीलभ शर्मा पर कुछ पता चला? सर आई थिंक वो अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन मैंने ये पता लगा लिया कि वो सूरत का रहने वाला है और कपड़ों का व्यापारी है। अच्छा, सूरत का रहने वाला कपड़ों का व्यापारी क्रिकेट टीम के कोच के घर क्या कर रहा था? जब तक ये नीलभ नहीं मिल जाता वरुण, तब तक हमें कोच डिकिंसन के झूठ के पीछे छिपा हुआ सच नहीं मिलेगा। ढूंढ उसे। मैं काम करता हूं, जरा जाकर देखता हूं कि पालोमा का ये जो आंखों देखा हाल है, जिसने हमारा हाल बेहाल किया है, उसके पीछे चाल किसकी है। आई मस्ट गो एंड सी। क्या बात है तलवार साहब, आप यहाँ केवल के घर पे? वो मिस्टर केवल मेरी कंपनी में पुराने ट्रैवल एजेंट है, उनसे मिलने आया था। सी, आइए केडी जी, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ये वो मिस्टर तलवार अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे मनाने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आए थे। ये उसी फ्लाइट टिकट्स का पेमेंट है। कहाँ जा रहे हैं मिस्टर तलवार छुट्टियों में? लंदन। लंदन? ऐसी तो इतना बड़ा चेक लंदन जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट होगा या फिर चांद से होती हुई जा रही फ्लाइट? सॉरी, जस्ट किडिंग। मुझे लगता है ये पलोमा जी आपके लिए तलवार साहब चेक छोड़ कर गए हैं। जो झूठा बयान पार्डन मी, जो बयान आपने अदालत में दिया, उसका ये मुआवजा है, नहीं? मिस्टर पाठक, सही कहा आपने। मिस्टर तलवार ने अपनी और अपने पार्टनर मिस्टर रायज़ादा की खुशी से ये चेक मुझे दिया था, क्योंकि मेरे बयान से उनका दुश्मन पकड़ा गया। लेकिन मिस्टर पाठक, मैंने अदालत में जो भी कहा सब कुछ सच कहा। इसके बदले मुझे किसी से ना ही कुछ चाहिए, यहाँ तक कि किसी की झूठी हमदर्दी भी नहीं और किसी का गलत इल्ज़ाम भी नहीं। सर, बेहतर होगा कि आप प्लीज़ अब यहाँ से चले जाएं। बोलो, क्या कह रही है? ठीक है, जैसा आप कहें। क्षमा चाहता हूँ मेरे यहाँ आने से आप लोगों को ठेस पहुंची। क्रिकेट के शौकीन हैं आप सब, पूरा हिंदुस्तान है। सिविल कोर्ट। तृष्णा रायज़ादा मर्डर केस में जॉयदीप सेन धंसते चले जा रहे हैं। लगता है उनका 100th सेंचुरी बनाने का जो सपना है वो सपना बनकर ही रह जाएगा और एक्स कैप्टन रंजन सिन्हा का 9900 का जो खिताब है वो कायम रहेगा, जहां उन्होंने 6 साल पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलकर 99 शतक बनाकर अपना नाम कमाया। हाय सर। आजा आजा मेरे शेर। मिला? नहीं सर, नीलभ शर्मा नहीं मिला, लेकिन ये पता चल गया कि वो इतने दिनों से अंडरग्राउंड क्यों था। सर, नीलभ शर्मा सिर्फ नाम के लिए कपड़ों का व्यापारी है। उसका असल काम क्रिकेट की सट्टेबाजी है। वैसी श्योर है तू? यस सर, आई एम 100% श्योर। इनफैक्ट सर, बेटिंग सर्कल में उसे नीला भाई कह के बुलाते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उससे बहुत कम लोग मिले। अब समझ में आ रहा है मुझे कि अदालत में कोच डिकिंसन क्यों नहीं मानना चाह रहा था कि नीलभ शर्मा उसके घर पर था। ऑब्वियसली एक कोच और एक सट्टेबाज का मिलना क्रिकेट के लिए अच्छे लक्षण नहीं होते। एग्जैक्टली सर, इसीलिए डिकिंसन ने जॉयदीप को झूठा करार दिया ताकि उसका नीला भाई से कोई कनेक्शन ही ना हो। एक कोच को संकोच, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस हत्या को पूरा षड्यंत्र कोच डिकिंसन ने ही रचा हो?
I mean, it's possible. डिकिंसन की बात नहीं, अभी भी मेरी दीदी को लेकिन दवे नीलम शर्मा सूरत से ही लापता हो गया। ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे तुरंत सूचित करना। ओके दवे, बाय। वरुण। हाँ पलोमा। सर, मैंने अभी अभी एक मर्डर होते हुए देखा, कोच डिकिंसन का। अच्छा, अब ये मत कहना कि ये हत्या भी जयदीप करने वाला है। नहीं सर, मैंने उस हत्यारे का चेहरा नहीं देखा। बट सर, दिस इज वेरी सीरियस। सर प्लीज उनको बचा लीजिए सर। पलोमा, तुम पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करती? वैसे भी अब मुझसे ज्यादा वो तुम पर यकीन करने लगे। मैं जानती हूँ सर कि आप मुझसे नाराज है, पर सर ये किसी की जिंदगी का सवाल है सर। सर प्लीज कोच डिकिंसन को बचा लीजिए सर। सर प्लीज उन्हें वार्न कर दीजिए कि उन्हें कुछ होने वाला है सर। सर आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। आई विल, डोंट वरी। डिकिंसन को फोन लगा। Yes. कोच डिकिंसन, Who is this? मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ। कुछ अभी सूचना मिली है कि आपकी जान को। हेलो हेलो कोच। वरुण, आई थिंक ये घर पर है, क्योंकि पीछे से फुटबॉल मैच की आवाज आ रही थी। तू तुरंत जा उनके घर और उन्हें आगाह कर। सर लेकिन अगर वो लड़की फिर से कोई खेल, वो चाहे कोई भी खेल खेले, हमें जिंदगी और मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। यू मस्ट गो एंड वॉर्न हिम। गो गो गो। राइट सर। I hope केडी पाठक को मेरा और नलाब का कनेक्शन के बारे में Mr. Dickinson! Mr. Dickinson! What happened? What? मिस्टर रायज़ादा, इस क्लास पर आपकी उंगलियों के निशान है, जिसका अर्थ यह होता है कि आप कोच ब्रूस डिकिंसन से मिलने गए थे। इस बात को झुटलाइएगा मत। ओके, मैं उनसे मिलने गया था। क्यों मिलने गए थे आप? ऐसी क्या काम आन पड़ी थी? स्पॉन्सरशिप। देखिए, बात दरअसल यह है कि मैं, तलवार और हमारी कंपनी इस क्रिकेट टीम के साथ कुछ टाई-अप्स करना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने गया था। नहीं। कोच डिकिंसन तो क्रिकेट टीम के कोच थे, वो स्पॉन्सरशिप्स नहीं संभालते थे। फिर स्पॉन्सरशिप्स के सिलसिले में उनसे मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको?
देखिए मिस्टर डिकिंसन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं उनसे एडवाइस लेने गया था। बहुत पुराने दोस्त हैं, ये बात आपने ठीक कही। हाँ, मेरे पास मिस्टर रायजादा ये डायरी है, पहचानते होंगे आप इस डायरी को, नहीं? लेकिन ये डायरी क्या है केडी? योर ऑनर, ये डायरी एक ऐसा सबूत है जो केवल इस केस की नींव को नहीं बल्कि क्रिकेट के खेल की नींव को भी हिला कर रखते हैं। बैटिंग योर ऑनर, मैच फिक्सिंग। कोच डिकिंसन इस खेल को लेकर यही सब कर रहे थे, सट्टेबाजी से घिरे हुए थे और इस खेल का मास्टरमाइंड नीलम शर्मा उर्फ नीलू भाई जो इस समय लापता है, और इस खेल के दो मुख्य पात्र, एक मिस्टर रायजादा और दूसरे इनके पार्टनर मिस्टर तलवार। सही कह रहा हूं मैं मिस्टर रायजादा? नहीं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है मिस्टर रायजादा। स्विस बैंक अकाउंट की सारी सूची, सारे नाम, सारे पासवर्ड, सब कुछ दर्ज है इसमें। You can run, but you can't hide anymore, Mr. Raizada. No, no, Mr. Rizada, you don't understand. मैं बहुत बड़ी मुश्किल में सकता हूँ. No more betting. रिलैक्स मिस्टर डिकिंसन, रिलैक्स। देखिए, अगर आप वो रोमी के केस के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए उसे, वो केस खत्म हो गया। नीलम शर्मा को नाम लिया उसका कोर्ट में। Do you realize if there's a connection to me and him? Well, risk is there. मगर मिस्टर डिकिंसन, 150 करोड़ का सट्टा लगा है। पैसा बहुत है, इससे ह्यूज अमाउंट मिस्टर डिकिंसन। No, I won't do it. Bull, Nalab, no more fixing. The cricket will be clean. All right, मैं बोल दूंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूं मिस्टर डिकिंसन, आप इस दलदल से निकल नहीं पाओगे। Don't you threaten me. समझे? मुझे उस आदमी तलवार से नफरत है. I hate that man. Me too. बात दरअसल ये है कि मैं और तलवार अब वो पार्टनरशिप रहने वाली नहीं है हमारी। मैं भी उसे बाहर कर रहा हूं। फाइन, डोंट वरी अबाउट मिस्टर तलवार। एनीवेज, इफ यू डोंट वांट, गुड बाय। ओप्स, बट यू टेक केयर बड़ी। हाँ, और इसी दलदल से कोच डिकिंसन निकलना चाह रहे थे, आपने उन्हें निकलने नहीं दिया, आपने उनकी हत्या की है। नहीं, आपने कोच डिकिंसन की हत्या की है। गलत कह रहे हैं आप। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं और तलवार इस बैटिंग रैकेट का एक हिस्सा हैं, लेकिन जज साहब, हम सिर्फ पैसा लगाते हैं, हम मैच फिक्सिंग नहीं करते। मैच फिक्सिंग का काम तो उस नीलम शर्मा का है, तो जरूर मर्डर भी उसी ने किया होगा। और फिर मैं क्यों मारूंगा डिकिंसन को? ये तलवार क्यों नहीं? उसे भी तो उतना ही नुकसान हुआ है डिकिंसन के ना कहने से। और फिर उस दिन डिकिंसन के घर से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले फोन तलवार को ही किया था। निर्मल, मैंने तेरा कितना साथ दिया और तू मुझे फंसा रहा है। सर, इस स्कैम में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जयेश तलवार, स्विस बैंक अकाउंट नंबर 0001268587। देखिए सर, मैं और निर्मल हम सिर्फ पैसा लगाते थे और कुछ नहीं। हाँ, एक आदमी था, वो मेन था, नीलम शर्मा। नीलम शर्मा ने ही कोच डिकिंसन को मारा है। इसका सबूत। अच्छा, सबूत है? क्या है सबूत? कौन सा है? बस दीजिए ना सबूत। उस रात निर्मल ने मुझे फोन किया था, कहा कि कोच डिकिंसन ने मैच पर पैसा लगाने के लिए मना कर दिया है। मैंने उसी वक्त नीलम शर्मा को फोन किया, उसके खुफिया नंबर पर। नीलम गुस्से में आ गया। उसने कहा कि उसके करोड़ों रुपए लगे हुए सीरीज पर। उसे कोच डिकिंसन को बहुत सारी गालियां दी और कहा कि उसे मार डालेगा। नहीं तलवार साहब, ये तो आपका कथन हुआ, सबूत कहाँ है? सर, मेरे पास उसका फोन नंबर है, आप चाहे तो ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा। सर, मैं बिजनेसमैन हूँ, खूनी नहीं। मिस्टर पाठक, बीच में बोलने की आदत जाएगी नहीं इसकी। बोलिए मिस्टर जायसवाल। थैंक यू सो मच।
माना कि आपने एक बहुत बड़े स्कैम पर से पर्दाफाश किया, आई अप्रिशिएट, लेकिन शायद आप भूल गए हैं पाठक साहब कि ये जो मुकदमा चल रहा है मिसेस रायजादा के कत्ल का चल रहा है और आरोपी हैं जॉय दादा। तो एक गुजारिश है कि पहले ये जो मुकदमा है वो खत्म करते हैं और फिर आप वो वाला मुकदमा यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। मैं बीच में नहीं हूँ। जायसवाल साहब, उसी पथ पर मैं चल रहा था जिस पथ पर आप चलना चाहते हैं, क्योंकि योर ऑनर इस पूरे षड्यंत्र का इस केस के साथ सीधा सीधा संपर्क है। जॉयदीप उस रात अपने कोच डिकिंसन के घर पर ही था और जब बिना नीलम शर्मा की असलियत जाने अदालत में उसने नीलम शर्मा का नाम लिया तो कोच डिकिंसन डर गए। वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम नीलम शर्मा के नाम से जुड़े। इसी कारण कटघरे में खड़े होकर अदालत में उन्होंने झूठ बोला, जॉयदीप की बात को नकारा। तो तुम्हारा कहना है कि उस रात जॉयदीप एसजी रोड पे नहीं बल्कि कोच के घर पे था? एब्सोल्युटली योर ऑनर, यही मेरा तात्पर्य है। तात्पर्य में तथ्य भी होना चाहिए साहब। साबित कैसे करेंगे विदाउट तथ्य आपका तात्पर्य है? कोई साबित करने वाला आपकी इस बात को? नीलम शर्मा तो फरार है, कोच डिकिंसन तो सिधार गए। अब आप साबित कैसे करेंगे आप जो कह रहे हैं वो बात सच है? Besides that, let's come to the main case. Your Honor, उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ चुकी है और ये साबित हो चुका है योर ऑनर कि उस पर जॉयदीप की उंगलियों के निशान नहीं है, क्योंकि उसने हैंड ग्लव्स पहने थे। ये भी साबित नहीं हुआ योर ऑनर कि वो गन जॉयदीप की। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पिस्तौल जॉयदीप की ही है। ये साबित तो नहीं हुआ। मैंने कहा ये गन जॉयदीप की ही है। जायसवाल साहब, आवाज ऊंची करने से कोई आपकी बात नहीं मान लेगा। कीप योर वॉइस डाउन। You don't tell me what to. Keep your voice down. You मिस्टर never. पाठक एंड मिस्टर जायसवाल, प्लीज मेंटेन डेकोरम। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि तृष्णा रायजादा की हत्या एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र है। सर, मैंने अभी अभी खून होते हुए देखा। हेलो? किसका? केडी साल का। बताइए पलोमा जी, क्या होगा? क्या देखा आपने सपने में? कैसे मुझे मारा जाएगा? कौन होगा मेरा हत्यारा? पता नहीं सर, लेकिन एक मोटरसाइकिल पर कोई, उसके हाथ में गन होगी और 2 गोलियां आपकी छाती में। आउच। I'm really very sorry, sir. It's all right. ऑर्डर ऑर्डर। Take it easy. आई एम फीलिंग वेरी सॉरी पाठक साहब, क्योंकि अब तक जो पलोमा ने कहा है वो हमेशा सच हुआ है। तो फिर आप You are feeling sorry. Very sorry. इस बात से आपको कितनी खुशी हो रही है ये आपके चेहरे पे दिख रहा है मिस्टर जायसवाल। अब सिक्योरिटी हायर कर लेते हैं, बॉडीगार्ड्स। साहब, जब भी बाहर निकलोगे तो बॉडीगार्ड्स आपके साथ जाएंगे। सब लेट्स बी सेफ। मैं तो कहता हूँ आप बाहर निकलो ही नहीं। हाँ, बाहर निकलूं ही नहीं तो क्या करूं? यहीं बैठा रहूं इस कुर्सी पर और यहीं बैठे बैठे हर केस का हल निकालूं। सर, आपको अभी केस की पड़ी है। सर, आपको अपनी जान की फिक्र क्यों नहीं है? सर देखिए, पलोमा ने आप पर हमला होते हुए देखा है सब, एंड हम उसकी बात को लाइटली नहीं ले सकते। तो पलोमा ने तो ये भी देखा था कि हत्या जॉयदीप ने की है और ये बात सच नहीं हो सकती। सर लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। I mean, हम जॉयदीप पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। और पलोमा पर भरोसा कर सकते हैं।
वो किसी फिल्म में डायलॉग था कि जीवन और मृत्यु दोनों ऊपर वाले के हाथों में होती है मेरे दोस्त, क्या पता कौन सी डोर कब खींच ले। छोड़ने तू ये देख न्यूज़ देख। ये जब से ये क्रिकेट बैटिंग का भांडा फूटा है, ये मीडिया वाले क्रिकेट के खेल को ही चीर रहे हैं। पहले तो मुझे जॉयदीप का 100वां शतक खतरे में लग रहा था, अब तो क्रिकेट का पूरा खेल मुझे खतरे में लग रहा है। सर क्या देख रहे हैं? ये जॉयदीप अपना शतक नहीं बना पाएगा, उस पर राजन सिन्हा का लेख है, लेकिन ये चित्र जो है ये उस समय का है जब उसने अपना शतक बनाया था। पलोमा, केडी पाठक बोल रहा हूं। एक अंतिम बार मेरी मदद करोगी? थैंक यू, मैं आता हूं। पलोमा, मैं जानता हूं कि जो चेहरा तुमने सपने में देखा था वो जॉयदीप का नहीं, किसी और का था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मुंह जुबानी मुझे बताओ। नहीं, अगर तुम घबरा रही हो तो इशारे में बता दो। समझ गया मैं, मुझे भी इसी पर शक था। अब कल अदालत में इसका पर्दाफाश कर। लेकिन मैंने तो आपको किसी का नाम नहीं बताया। बिना कहे ही सब कुछ कहते हैं तुमने। थैंक यू। केडी साहब की जान को खतरा है, जानता हूं मैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बिलीव दिस, इट्स शॉकिंग। इतनी पास से 2 गोलियां केडी की छाती में और वो अभी जिंदा है। केवल जिंदा ही नहीं सुरक्षित और स्वस्थ भी। केडी, तुम सॉरी टू डिसअपॉइंट योर ऑनर। पलोमा ने हर सच, हर घटना को घटने से पहले देखा, और जब पलोमा ने मुझे मरते हुए देखा तो मैंने अपने आप से कहा क्यों नहीं देख लेते, और सब कुछ वैसे ही हुआ यार। वो बाइकर, 2 गोलियां मेरी छाती में, लेकिन पलोमा ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट यार ऑनर, जिसके कारण मैं यहां आज आपके सामने खड़ा हूं। बेहद खुशी हो रही है आपको जिंदा पाते हुए। रियली? नहीं, सीरियसली। लेकिन आप तो बच गए वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से, साथ में वो हमलावर है वो भी बच गया, मतलब भागने दिया। हाँ, देखिए ना, भाग गया और भाग कर पहुंचा भी कहां? यहाँ अदालत में। योर ऑनर, वो हमलावर यही इसी अदालत में। जी हाँ योर ऑनर, वो हमलावर यहीं उपस्थित है। वो हमलावर जिसने मुझे मारा, क्षमा चाहता हूं, जिसने मुझे मारने का प्रयास किया किंतु तृष्णा रायजादा की हत्या की। और कोच डिकिंसन के बारे में जायसवाल साहब उचित कह रहे थे। उनकी हत्या नीलभ शर्मा ने की है। नीलभ को राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में आज सवेरे गिरफ्तार किया और नीलभ ने यह माना है कि कोच की हत्या उसी ने की है। वेल डन मिस्टर जायसवाल, वेल डन। थैंक्स। तो फिर केडी, इस केस में कातिल है कौन? योर ऑनर, मैं हत्यारे का नाम बताऊं उससे पहले मैं जॉयदीप से दरख्वास्त करूंगा कि वो अदालत को बताए। जॉयदीप, ये 100वां शतक बनाकर तुम किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे? सर, रंजन सिन्हा। रंजन सिन्हा योर ऑनर। कातिल रंजन सिन्हा। ये जो चलती गाड़ी पे चढ़ने वाली आदत है छोड़ दीजिए जायसवाल साहब, नहीं तो गिर जाएंगे एक दिन। योर ऑनर, रंजन सिन्हा वो व्यक्ति है जिसने 6 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना 99 शतक
कायम किया था योर ऑनर, उस क्षण की कटिंग है मेरे पास। ये चित्र है उनका। अखबार में मैंने जब ये चित्र देखा तो मेरी नजर सीधी उनकी बैट पे गई। योर ऑनर, आमतौर पे हर बैट एक समान लगता है, किंतु रंजन सिन्हा जी का ये बैट कुछ अलग ही है। और उनका बैट देखते ही मुझे लगा योर ऑनर कि ये बैट मैंने पहले भी कहीं देखा है। मिस्टर केवल ठाकुर, मैं आपका सेलफोन देख सकता हूँ? क्यों? नहीं, इसमें जो आपकी और मेरी वो तस्वीर ली थी, वो चित्र लिया था, वो मैं न्यायाधीश महोदय को दिखाना चाहता हूँ। योर ऑनर, केवल जी और मेरा चित्र पीछे देखेंगे, हमारे पीछे तो वही बैट रखी हुई है योर ऑनर। इस बैट पर रोशनी डालने के लिए मैं केवल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जी हाँ, ये वही बैट है। दरअसल उस मैच से पहले एक लकी ड्रॉ हुआ था जो कि मैंने जीता, और जहां मुझे ये बैट जो कि रंजन का था वो मेरा हो गया। राइट, और ये कोई आम बैट नहीं है योर ऑनर। ये वो बैट है जिससे मिस्टर रंजन सिन्हा ने 99 शतक का रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद जब उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा तो इस बैट की अहमियत के साथ साथ कीमत भी बढ़ती गई। 10 लाख से 20 लाख, 20 से 30, 30 से 40, और पिछले महीने सोथेबीज ने इसका आंकड़ा 80 लाख रुपयों पे लगाया था। जी, क्या ये भी सही है केवल जी कि 2 महीने बाद सोथेबीज में जो ऑक्शन होने वाला था, उस ऑक्शन में आपने इस बैट की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई थी? $1 करोड़ सही है या नहीं? जी हाँ, लेकिन इसमें बुराई क्या है? जी, वो बैट मेरा है, मैं चाहे जो करूं। नहीं, कुछ गलत नहीं। आप ही का बैट है, आप ही का जीवन है, आप जो चाहें करें। किंतु आपके जीवन में एक अड़चन आ गई थी। वो ये कि 2 महीने बाद सोथेबीज में होने वाले ऑक्शन से पहले एक क्रिकेट टूर होने वाला था जिसमें जयदीप सेन खेलने वाले थे, जो इस समय रंजन सिन्हा के बनाए हुए रिकॉर्ड के साथ साथ खड़े हैं। और पूरी तरह से संभव था कि जयदीप सेन इस टूर पे रंजन सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ देते, अपना 100वां शतक बना के। एंड योर ऑनर, अगर ऐसा होता तो रंजन सिन्हा का रिकॉर्ड टूटने के साथ साथ उनके बैट की अहमियत और कीमत दोनों कम हो जाती। रफली कहा जाए तो 22 लाख रुपए पे आ जाती है उस बैट की कीमत। वो बैट जो आपके पास है इस समय, जो आप 1 करोड़ की मांग कर रहे थे, जिसके लिए यानी कि एक ही झटके में 78 लाख रुपए का नुकसान, जो आपके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत रुपए होते हैं। ऐसे रुपए के लिए आप जैसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हत्या भी। और हत्या आपने की केवल जी, तृष्णा रायजादा की। क्या? वो भी सबको धोखा देकर कि असल शिकार मिस्टर रायजादा है, तृष्णा नहीं हो। और आप तृष्णा को ही मारना चाहते थे, उन्हीं की हत्या करना चाहते थे या नहीं? लेकिन मैं तो तृष्णा जी को जानता तक नहीं था। आगे तो जयदीप को तो जानते हैं, और इन दोनों के बीच में चल रही प्रेम कहानी के बारे में भी जानते थे। आपने सोचा क्यों 78 लाख रुपए का नुकसान उठाए, क्यों ना एक होनहार निपुण क्रिकेटर को हत्या के आरोप में फंसा दिया जाए। और ऐसा ही आपने किया। और फिर जब आपको पता चला कि पलोमा होने वाली घटनाओं को देख सकती है, तो आपने एक गाड़ी द्वारा उस पर
हमला किया ताकि वो डर जाए, भयभीत हो जाए और भय के कारण कुछ ना कहे। लेकिन सर, पलोमा ने तो मुझे नहीं बल्कि जॉयदीप को देखा था। उसने जॉयदीप को नहीं, आपको देखा था केवल जी। और आपका नाम मुझे फोन पर बताने वाली थी जिस समय आपने या आपकी पत्नी ने या आप दोनों ने मिलकर उसे धमकी दी, जिसके कारण उसने अदालत में झूठा बयान दिया। एम आई और एम आई। सर, अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। सर, मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? सर, मैं वो कल आपको अदालत में बताऊंगी। क्यों अभी फोन पे क्यों नहीं? सर प्लीज, मैं आपको कल अदालत में बताऊंगी। कल आप अदालत में मुझे कटघरे में बुलाना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं जानती हूँ तूने सपने में किसे देखा। अपने जीजा जी को ना। तू क्या चाहती बोल कि तू अदालत में बयान दे दे और मैं विधवा हो जाऊं? बोलो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपना बयान बदल देना, इनका नाम मत लेना। बोल, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। और फिर योर ऑनर, पलोमा ने अदालत में जॉयदीप सेन पर उंगली उठाई। जॉयदीप! और इस आरोप को पक्का करने के लिए मिस्टर केवल ठाकुर ने वो गन उसी बेंच के नीचे छिपाई और पलोमा द्वारा अदालत में झूठी भविष्यवाणी कराई। ये सब आपकी थ्योरी है। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने कृष्ण जी का खून किया या फिर आप पर हमला किया? हाँ, सबूत न होता मिस्टर ठाकुर तो मैं आप पर आरोप कैसे लगाता, आपका पर्दाफाश कैसे करता। सबूत है वो फोन कॉल जो मैंने आपको किया था। पीछे पलोमा की आवाज आ रही थी। हेलो पलोमा, मैं जानता हूं कि जो चेहरा तुमने सपने में देखा था वो जॉयदीप का नहीं, किसी और का था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मुंह जुबानी मुझे बताओ। घबरा रही हो तो इशारे में बता दो। समझ गया मैं। अब कल अदालत में इसका पर्दाफाश कर। लेकिन मैंने तो आपको किसी का नाम नहीं बताया। बिना कहे ही सब कुछ कह दिया तुमने। मैं जानता था कि पलोमा की आवाज को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पलोमा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया और आप मुझ पर हमला करने पर उतारू हो जाएंगे, जो आपने किया। इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा और किया आपसे बिना पूछे। अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एक कैमरा लगाया और उस रिकॉर्डिंग में मिस्टर ठाकुर हेलमेट पहनने से पहले आपका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा। खेल खत्म। अब पता नहीं पलोमा ने आपके भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में क्या देखा। किंतु मैं देख रहा हूं आपका भविष्य। कालकोठरी में, अंधेरे में, सलाखों के पीछे आपका जीवन बीत रहा है। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत केवल ठाकुर को मिसेस तृष्णा रायजादा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही साथ रुचिता ठाकुर और पलोमा दीक्षित को भी इस अदालत को गुमराह करने के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और जहां तक रही जॉयदीप सेन की बात, तो यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. थैंक यू सो मच केडी सर। अब एक बात तो पक्की है
कि मेरी जो 100th सेंचुरी है ना, वो तो मैं आप ही को डेडिकेट करूंगा। That's so sweet of you. अब देख जॉय, तेरी इज्जत तो मैंने बचा ली, पर जम के खेलना, देश की इज्जत तेरे हाथ में है। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। चल। थैंक यू सो मच सर। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे एहसास दिलाने के लिए कि भविष्य देखने की ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जिम्मेदारी को संभालना। आज के बाद मैं हमेशा ये याद रखूंगी सर। थैंक यू वंस अगेन। दैट्स अ गुड थॉट पलोमा। वैसे भी भविष्य देखना एक बात होती है और भविष्य बनाना एक और। हर व्यक्ति का भविष्य उसके अपने परिश्रम, उसके अपने हाथों में होता है। साथ में मां की दुआ हो तो क्या बात है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अपने ग्रीन रूम में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार के कहने में तुम लोग को समझ नहीं आता क्या? हाँ? अरे मुकेश कहाँ है? मुकेश! मुकेश! जी मैडम, क्या हुआ? वही जो तुम करवा रहे हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब किसने दी? हाँ? यही है तुम्हारा मैनेजमेंट? पर मैडम अब क्या हुआ? मुकेश, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मुझे मेरा ग्रीन रूम हमेशा खाली चाहिए, और तुमने इन लोगों को शेयर करने के लिए दे दिया। एक्सक्यूज मी मालविका जी, आप यहाँ अकेली नहीं है जो यहाँ प्ले कर रही है, और हम लोग भी कोई अहरे गहरे नहीं है, आपकी तरह इस प्ले के आर्टिस्ट हैं। अरे नम्रता जी, आप चुप रहिए ना, मैं बात करता हूँ ना मैडम से। मैडम जी, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हम शो तब करेंगे जब हमारी बात हो जाएगी। और हाँ, इन लोगों को निकालो मेरे ग्रीन रूम से। एंड लिसन, मेकअप के बाद मुझसे आके मिलो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने वो सेट पे जाके चेक किया कि नहीं किया? और प्रॉपर्टीज वो सारी चेक की? और हाँ, बेल की मजबूती चेक की कि नहीं? मैंने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है। लेकिन आप अपने सुपरस्टार को बोलिए कि बेल को जरा आराम से बचाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेल आकर इसके सर पर गिर जाए। तुम ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी भी तो पहले सीन में एंट्री है। जाओ, जाके तुम भी तैयार हो जाओ। मुकेश भाई, मेरी तैयारी पूरी है, अब परेशान ना हो। युद्ध का बिगुल बज चुका है, अब अंतिम परिणाम की चिंता किसे है? सीजर के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। अच्छा है सोमेश, अच्छा है। इसको जरा एक नोट ऊपर ले और भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर। अरे सब लोग तैयार है ना? शो शुरू होने वाला है भाई। अबे हम तो कब से तैयार बैठे हैं, लेकिन तेरी वो हीरोइन, वो सुपरस्टार तैयार हुई या हम खुद चलकर उसका मेकअप करें? क्या अभिजीत दादा, आप तो सीनियर एक्टर हो, पर उसके लिए क्या सीनियर तो क्या जूनियर, सबको एक ही डंडे से हाँकती है। पता नहीं वो कैसी मनहूस घड़ी थी जब सुरेंद्र जी ने इस औरत को इस प्ले में लेने की सोची। कसम से दादा, जब से आई है ना, स्टेज पे कम और हमें ज्यादा ड्रामा दिखाती है। अरे उसे कोई जाकर समझाए कि ये फिल्म वालों के नखरे स्टेज पे नहीं बर्दाश्त हो सकते। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? एक काम कर, एक पैग लगा ले और सारी फ्रस्ट्रेशन को इसके साथ में घटक ले। इतना आसान थोड़ा ना है। इस टेंशन का इलाज ये दारू नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो ना दवा काम आती है ना दारू। पता है दादा, जाने से पहले कह के गई है, मुझे ग्रीन रूम में आकर मिलो। तो जाना। क्या कहेगी? या तो पैसे की बात करेगी या प्ले छोड़ने की धमकी देगी। मैं ना इसकी धमकियों और बदतमीजी को अब और नहीं सह सकता। तो और कर भी क्या सकता है?
बर्दाश्त करने के अलावा तेरे पास और कोई चारा है क्या? हर रोग का कुछ ना कुछ इलाज तो होता ही है। द ग्रेट सीजर के साम्राज्य में इतनी तबाही आज तक कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। सारी प्रजा परेशान है और सीजर को इस बारे में कुछ खबर ही नहीं। खबर कैसे होगी? सीजर तो खुद गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे तो यह भी नहीं पता कि रोम अंदर ही अंदर किस आग में जल रहा है। आखिर वो कौन है जो सीजर के कानों तक जनता का दर्द पहुंचाएगा? कौन करेगा सीजर से फरियाद? मैं करूंगी सीजर से फरियाद। और मेरी फरियाद सीजर के कानों तक अवश्य पहुंचेगी। मेरी आवाज सीजर को नींद से जाग जाने पर विवश कर देगी। सीजर से बगावत करने वाले को मेरी तलवार से मुकाबला करना होगा। She's dead. क्या? What? खबर पढ़ी तूने? क्या सर? रंग सम्राट हॉल में एक थिएटर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत नाटक आखिरी फरियादी के दौरान एक हादसा। नाटक की मुख्य अभिनेत्री मालविका मल्होत्रा की हत्या के आरोप में उसी थिएटर ग्रुप का सदस्य राकेश गिरफ्तार। दिग्दर्शक सुरिंदर शाह इस खेल के 500 शो पूरे करने वाले थे, लेकिन 499 शो के दौरान ही यह हादसा हुआ। वियर्ड है यार थोड़ा। हाँ सर, मैंने इस प्ले के बारे में बहुत सुना है। बहुत ही सक्सेसफुल शो है ये। लेकिन ग्रुप का ही एक आदमी चलते प्ले के दौरान किसी का कत्ल क्यों करेगा? ऐसा बेवकूफी भरा कदम क्यों उठाएगा कोई? उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अरे अभिजीत, इतने वर्षों बाद कहाँ थे? आजाओ आजाओ। आप इन्हें जानते हैं? केवल जानता नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इन्हें। कॉलेज के समय के मित्र हैं मेरे। अरे कॉलेज में हम वो नाटक किया करते थे, उसका निर्देशन तुम करते थे। क्या पियोगे बोलो, चाय या कॉफी? बंधु, चाय कॉफी तो मैं पीता नहीं, और जो मैं पीता हूँ वो तुम मुझे यहाँ पीने नहीं दोगे। दुर्भाग्यवश तुम जो पीते हो वो हमें से कोई नहीं पीता। अब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस प्ले के हीरो आप ही हैं। सीजर का रोल आप ही प्ले करते हैं शायद। जी बिल्कुल। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसी घटना के सिलसिले में आया है अभिजीत। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है केडी। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरा यकीन है कि राकेश बेकसूर है, और मेरे इस यकीन को, इस सच को केवल तुम ही बदल सकते हो दोस्त। अभिजीत, जब से मैं तुम्हें जानता हूं तब से तुमने हमेशा सच का साथ दिया है। इस बार सच की खोज में मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। ऐसी औरत को तो जान से मार देना चाहिए सर। और सर मेरा बस चलता ना
तो मैं उसे कब का जान से मार देता, लेकिन सर मैंने नहीं मारा उसको। सर अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं कहीं पर भी मार सकता था सर। चलते हुए शो में मुझे उसे मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुम्हारे मन में मालविका के लिए इतनी घृणा है, इतना क्रोध क्यों है? सर हमारे थिएटर ग्रुप के 500 शोज कंप्लीट होने वाले थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। सर हमारे डायरेक्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक अच्छा प्रोमिनेंट रोल देगा सीजर के सेनापति का, लेकिन सर उस औरत मालविका, सर उसके चक्कर में वो रोल जो मुझे मिलने वाला था ना सर, उस नए लड़के के हाथ में चला गया। सर 5 साल दिए हैं मैंने, 5 साल इस प्ले को, लेकिन उस मालविका के चक्कर में सब खत्म हो गया। सर फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी क्रोध के चलते, इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते तुमने मालविका को? नहीं सर, हम एक्टर्स हैं सर, हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी लड़ाई, सारा झगड़ा स्टेज पर जाते ही खत्म हो जाता है सर, कुछ याद नहीं रहता। और सर उस दिन सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, सब कुछ, सारे मूवमेंट्स ठीक थे, मैंने सही मूवमेंट पर तलवार चलाई, लेकिन सर गलती मालविका की थी, उसने अपने स्टेप गलत कर दिया। अब सर उस तलवार पर जहर लगा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब सर ये मैंने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? योर ऑनर, 10 मार्च की शाम रंग सम्राट ऑडिटोरियम में बहुत ही प्रचलित नाटक आखिरी फरियादी का 499th शो था, 499। पर्दा खुला, शो ओपन हुआ और शो की हीरोइन भूतपूर्व फिल्म एक्ट्रेस मालविका मल्होत्रा, जो अपनी एंट्री पॉइंट पे खड़ी थी, स्टेज पर एंटर हुई और अपना डायलॉग और प्ले के मुताबिक वहां पे तलवारबाजी शुरू। योर ऑनर, जैसे हर प्ले में होता है वैसे इस प्ले में भी एक्टर्स की सारी मूवमेंट्स पहले से ब्लॉक्ड थी। सब कुछ अपने पूर्व निर्धारित तरीके से चल रहा था कि अचानक मुलजिम राकेश ने अपनी तलवार से जानबूझकर मालविका के हाथ पे वार की। तलवार में धार तो नहीं थी योर ऑनर, इसलिए उनका हाथ तो नहीं कटा, लेकिन एक छोटी सी खरोच आई। खैर यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अचंभे की बात तो यह है कि सिर्फ 2 मिनट के भीतर मालविका की मौत हो गई वहीं पे स्टेज पे, और इस मर्डर को होते हुए वहां बैठे सैकड़ों लोगों ने देखा। राइट? सर मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, गलती मालविका की थी, उसने गलत स्टेप लिया जिसकी वजह से मेरी तलवार उसके हाथ पर लग गई और उसके हाथ को खरोच आ गई, और उस खरोच की वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं मतलब आपका ये कहना है कि जरा सी छोटी वाली खरोच की वजह से 2 मिनट में एक इंसान मर सकता है, यही कहना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका मतलब साफ था, आप ये चाहते थे कि चलते हुए प्ले में आप मालविका पे तलवार से वार करें जिसपे कोई धार ना हो, लेकिन उसको खरोच आए, चोट पहुंचे, यही आप चाहते थे, क्योंकि आपने उस तलवार पे पहले से जहर लगा के रखा था राकेश, जिसके चलते हुए उस जहर की असर की वजह से मालविका की मौत हो गई। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मालविका की मौत का कारण जहर ही है। सर मुझे क्या पता उस तलवार पर जहर कहां से आया, और सर मैंने नहीं मारा मालविका को, सच्ची। कमाल के एक्टर हैं आप, फिल्मों में ट्राई करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? इस नाटक में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन सेट और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी आप ही को सौंपी गई है, और जाहिर है कि तलवार जो है वो एक प्रॉपर्टी का हिस्सा होती है। हाँ बराबर है, मानते हैं आप इस बात को? तो अगर जिम्मेदारी आपकी थी, उस तलवार की भी थी, तो आपको नहीं पता कि वो तलवार में जहर कैसे लगा? सर मुझे नहीं पता, लेकिन जब सब सच में मैंने किसी का खून वून नहीं किया है। लेकिन खून करने का इरादा तो आप ही का था ना? जब इरादा आपका था तो उसे अंजाम कोई और कैसे दे सकते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, आपके मालविका के साथ आपको कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं और आप उसे रास्ते से हटाना ही नहीं चाहते थे, बोलिए। नहीं, नीचे कहां देख रहे हैं? शर्म से आंखें झुक गई है आपकी, नहीं बता पाएंगे आप, ये कड़वा सच स्वीकार नहीं कर पाएंगे आप राकेश, लेकिन मैं ये सच साबित करके रहूंगा।
योर ऑनर, और अपने इस सच को साबित करने के लिए सबसे पहले मैं इस प्ले के प्रोड्यूसर, जो आखिरी फरियादी नाटक है, उसके प्रोड्यूसर श्री सुरिंदर शाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। मिस्टर सुरिंदर शाह, आपका ये जो प्ले है आखिरी फरियादी, 499 शोज, बहुत बड़ी बात है। इतने परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर है कि उस दिन जब ये शो हो रहा था तब आप भी वहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद रहे हो? जी हाँ। क्या मुझे आप इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं, ये मालविका जी और राकेश के संबंधों के बारे में कुछ बता सकते? देखिए, इस विषय में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, पर हाँ, मालविका को मैं ही इस प्ले में लेकर आया था और उसके लिए उसे अच्छी खासी फी भी दे रहा था मैं। आप तो जानते ही हैं, फिल्म वालों का चेहरा देखने के लिए लोग नाटक देखने आते हैं, नहीं तो नाटक में इन्वेस्ट करना समझदारी का सौदा तो है नहीं। छोड़िए, मुझे ये बताइए सुरिंदर जी कि इस नाटक के रिहर्सल्स के दरमियान राकेश और मालविका जी के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई तनाव, झगड़ा वगैरह कुछ हुआ? देखिए, इस विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर हाँ, अगर किसी को कुछ पता होगा तो इस प्ले के डायरेक्टर अनिरुद्ध को ही पता होगा। एक बात बताइए मुझे अनिरुद्ध जी कि ये आपका जो नाटक है आखिरी फरियादी, उसके जो लास्ट 2 शो के पहले 3 मार्च को जब रिहर्सल हो रही थी, उस दौरान राकेश और मालविका के बीच कुछ हुआ? मैंने राकेश को लास्ट 2 शोज में सीज़र के सेनापति के कैरेक्टर के लिए प्रॉमिस किया था, बट मालविका कहने पे मुझे ये प्रॉमिस तोड़ना पड़ा और वो रोल सुमेश को देना पड़ा, जिससे राकेश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और इस बात को लेकर उसने मुझसे और मालविका दोनों से झगड़ा भी किया उस दिन। एग्जैक्टली, यू राइट अनिरुद्ध, यही हुआ था योर ऑनर। एक छोटे रोल की वजह से राकेश ने अपने रास्ते में आने वाले कांटे को हटा दिया जो उनको आंखों में चुभ रहा था। खैर, ये बात तो हुई 3 मार्च की। आइए रोशनी डालते हैं 10 मार्च की रात क्या हुआ था जब ये प्ले परफॉर्म हो रहा था और मालविका जी की मौत हुई। और इसके लिए मैं इजाजत चाहूंगा इस प्ले के प्रोडक्शन मैनेजर मुकेश त्रिवेदी को कटघरे में बुलाने की। मुकेश जी, राकेश और मालविका जी के संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तनाव भरे थे और राकेश को अपने गुस्से पे काबू नहीं है, अपने बस में नहीं रहता है। ये सब बातें तो सब जानते हैं जी। ये बताइए कि उस रात 10 मार्च की रात जब ये शो परफॉर्म हो रहा था, ऐसी कोई घटना घटी थी जिस पे राकेश पे शक जाहिर किया जाए? शो शुरू होने से पहले मैंने ही राकेश को बोला था कि बेल की मजबूती चेक कर ले और सारी प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार चेक कर ले। उस वक्त भी राकेश मालविका से काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो चलते हुए प्ले में इस तरीके से अपना गुस्सा निकालेगा। अरे जायसवाल साहब, बैठे बैठे थक गया। क्यों ना, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्यों ना मैं थोड़ी पूछताछ कर लूँ, आप थोड़ी देर बैठे। आई वॉज मिसिंग यू सर, प्लीज। धन्यवाद। हाँ, तो माननीय खेल के प्रोडक्शन मैनेजर साहब, कि बात कही जा चुकी है अदालत में कि राकेश मालविका पर क्रोधित था, तो आपने भी ये मान लिया कि उसी क्रोध के चलते राकेश ने उस तलवार से वार किया मालविका पर। इसमें मानने वाली क्या बात है? ये सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देखा है और ये बात तो सबको पता है कि राकेश की तलवार से मालविका को खरोच आए। और अभी जायसवाल साहब ने साबित किया कि उस तलवार पर जहर। हाँ, जायसवाल साहब ने अदालत को बताया कि फोरेंसिक्स रिपोर्ट ये कहती है कि उस तलवार पर जहर लगा हुआ था, लेकिन जायसवाल साहब ने जो अब तक साबित नहीं किया वो ये है कि राकेश ने उस तलवार पर जहर लगाया। जो भी हो, इस बात का भी उचित समय आएगा। ये बताइए प्रोडक्शन मैनेजर साहब की ये जो शो खेल जो आप करते हैं, जो तलवारबाजी का जो दृश्य है, स्पष्ट है कि इसका पूर्वाभ्यास हर अभिनेता, हर कलाकार ने किया होगा। बिल्कुल, इनफैक्ट सारे एक्टर्स इस सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो मुकेश जी ये बताइए कि इतना पूर्व अभ्यास करने के बाद भी ये कैसे संभव है कि वो तलवार जा करके मालविका के हाथों पर लगा?
अर्थात इनके क्रोध के अतिरिक्त और कोई कारण हो सकता है? मिस्टर पाठक, आ गए आपके जायसवाल साहब। कहिए जी, कहिए। क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? मालविका जी ने खुद तलवार पे जहर लगाया होगा और फिर खुद उनके कदम यूं गलत पड़े होंगे, खुद अपना हाथ यूं बीच में डाला होगा ताकि उनके हाथ पे खरोच आए और उनकी मौत हो जाए। खुद खुशी? ना जायसवाल साहब, खुद खुशी नहीं हो रही है मुझे आपको इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हुए देख। क्यों कोई अपने ही मृत्यु का जाल बुनेगा? अगर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी होती तो आपको इस बात का आभास होता कि जिस समय मालविका की मृत्यु हुई उस समय उनकी लहू में कम मात्रा में ही सही नींद की दवा थी। तो क्या यह संभव नहीं कि नींद की दवा के प्रभाव के कारण उनके कदम लड़खड़ाए हो और अभ्यास किए हुए राकेश ने तलवार वहीं चलाई हो किंतु मालविका का हाथ बीच में आ गया हो? संभव है। लेकिन तलवार पे जहर कहां से है? इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे। इससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि मालविका की लहू में नींद की दवा कहां से आई? योर ऑनर, ये नींद की दवा एक आयुर्वेदिक औषधि में मिलाई गई थी। मुलैठी कहते हैं उसे, जिसे अक्सर खेल करने वाले, नाटक करने वाले कलाकार गला साफ करने के लिए खाते हैं। एक और प्रश्न ये है कि मुलैठी में नींद की दवा आई कहाँ से और ये दवा मालविका को दी किसने? आपको पता होना चाहिए मुकेश जी, आप तो देख रेख करते हैं सबका। किसने दी थी मुलैठी मालविका को? हमारे ग्रुप में सोमेश ही मुलेठी खाता है। हाँ सर, ये बात सच है कि मैं ही मुलेठी इस्तेमाल करता हूँ और उस दिन मैंने ही मालविका जी को मुलेठी दी थी क्योंकि सर उनके गले में खराश सी महसूस हो रही थी, इसीलिए। लेकिन सर मैंने उनकी मुलेठी में कुछ नहीं मिलाया। और सर आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूंगा? मालविका जी की वजह से ही तो इस नाटक में मुझे एक इम्पोर्टेंट रोल मिला है। मुलैठी आपके पास थी, आपने मालविका जी को दी, आपने उसमें नींद की दवा नहीं मिलाई तो किसने मिलाई होगी? कौन कर सकता है ये कार्य आपके अनुसार? सर कोई भी कर सकता है। राकेश कर सकता है। आपके पास मुलैठी जो थी उसमें नींद की दवा मिलाएगा राकेश? मुकेश जी कर सकते हैं। अच्छा, मुकेश जी भी कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारे ग्रुप में सभी लोग मालविका जी से बहुत खफा थे, इसीलिए। और हाँ सर, और तो और अशोक जी भी कर सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि मालविका और अशोक के बीच में काफी टाइम से कुछ चल रहा था और ये बात सभी लोग जानते थे। और उस शाम मैंने भी विंग्स में से देखा था दोनों को झगड़ते हुए। सर अशोक मालविका से दूर जाना चाहता था और मालविका इस बात से बहुत खफा थी, इसीलिए। हाँ, ये सच है कि मेरे और मालविका के बीच रिलेशन थे, पर मैं उस रिलेशन से बाहर आना चाहता था। अच्छा, आप उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे थे, आप उस संबंध को तोड़ना चाह रहे थे, तो आप ही ने फिर राकेश की तलवार की धार पर वो विष लगाया होगा और मालविका की मुलैठी में नींद की दवा मिलाई होगी जिसके कारण यह हादसा हुआ। नहीं, ये सच नहीं है। भला मैं क्यों मालविका को मारना चाहूंगा? अपनी विवाहित जीवन को बचाने के लिए कदाचित। जज साहब ये झूठ है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सब बकवास है। इनफैक्ट जिस दिन मालविका का मर्डर हुआ था उस दिन तो मुझसे स्टेज के अलावा कहीं और पर्सनली मिला भी नहीं था। रिलैक्स योर ऑनर। केडी पाठक साहब केस को बस यूं ही घुमा रहे गोल गोल, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि सारे गवाहों और सारे बयानों से ये साफ है कि राकेश और मालविका का झगड़ा था। राकेश की तलवार से मालविका को चोट पहुंची और राकेश की तलवार पे जहर था। और हाँ, जहाँ तक ये आपका वो मुलैठी में नींद की दवाई वाला जो सवाल है आपका,
हो सकता है पाठक साहब कि वो नींद की दवाई राकेश ने मिलाई। नहीं, जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं जनाब पे, अशोक जी पे, उसी तरह, ताकि मालविका जी नींद में हो और गलत कदम उठाए, उनका हाथ बीच में आ जाए और राकेश। नाटक में नाटक, योर ऑनर। अब अदालत में भी नाटक, एक नई कहानी। कहानी नहीं है पाठक साहब, तथ्य है। जायसवाल साहब, एक तथ्य जायसवाल साहब, मेरे सहयोगी भी खोज कर लाए हैं वहां ग्रीन रूम और ऑडिटोरियम की छानबीन करके, जो संभवतः आपके तथ्य को मिथ्य बनाते। देखते हैं क्या होता। ये अशोक जी, आपके कथन के अनुसार जिस दिन मालविका की मृत्यु हुई उस दिन स्टेज के अतिरिक्त बाहर कहीं और किसी और स्थान पर आपकी मालविका से भेंट नहीं हुई। जी हाँ। चलिए, आपकी बाकी बातों के साथ साथ इस बात को भी मान लेते हैं। ये बताइए कि इस खेल में, इस नाटक में जितने पात्र हैं, उनके वस्त्रों पर एक ब्रोच होता है ब्रोच यहाँ लगा हो। जी हाँ। तो आपके वस्त्र से वो ब्रोच लापता है, गायब है, क्यों, कहाँ चला गया? जी मुझे क्या पता, वहीं कहीं गिर गया होगा। कहाँ गिर गया हो? ये ब्रोच जो है आप ही का है। देखिए, आप ही के वस्त्र से गिरा हुआ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ अशोक जी कि जब आपकी मालविका जी से कहीं, आप ही के कथन के अनुसार, बाहर कहीं भेंट हुई ही नहीं, तो आपके वस्त्र से आपका ये ब्रोच मालविका जी के ग्रीन रूम में कैसे गिरा? देखिए, मुझे कुछ नहीं पता कि ये वहां कैसे आया। इसके बारे में, छोटी सी नन्ही सी शीशी के बारे में तो अवश्य जानकारी होगी आपको। ये वही शीशी है जिसमें विष था, जो विष उस तलवार की धार पर लगाया गया। हाँ, एविडेंस। सर एक मिनट, ये शीशी तो राकेश की है। राकेश की शीशी है? जी सर। आश्चर्यजनक बात है कि राकेश की शीशी पर आपकी उंगलियों की छाप कैसे आ गई? हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये साजिश है सर, ये मुझे फंसाना चाहता है सर। सर ये बोतल राकेश की होम्योपैथी की दवाई की बोतल है सर। उस दिन भी जब मैं ग्रीन रूम में गया था तो राकेश वहां पहले से बैठा हुआ था, और सर मुझे आते ही देख वो वहां से जाने लगा। सर मैंने उसी टाइम सर मैंने उसे शीशी उसके हाथों में दी थी, और हाँ सर उसने वो टाइम वो शीशी रुमाल से पकड़ी थी सर। इसलिए मेरी उंगलियों के निशान आ गए होंगे सर। मुझे और कुछ नहीं पता सर, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है सर। मैं सच कह रहा हूं। राकेश बोलना, बोलता क्यों नहीं? क्या ये सच है? बोलना, चुप क्यों है? राकेश जी, क्या आप अशोक जी की बातों से सहमत हैं? अशोक सच बोल रहा है सर, ये शीशी मेरी है। पर सर ये भी बात सच है कि ये शीशी उस दिन वहां छूट गई थी, और सर अशोक ने उठाकर मुझे दी थी। उस दिन मेरे हाथ पर पेंट लगा हुआ था, इसलिए मैंने वो शीशी उस दिन रुमाल से पकड़ी थी। सर उसके बाद मैंने वो शीशी जाकर लाइट बूथ पे रख दी थी, लेकिन सर जब मैं दोबारा उसको ढूंढने गया ना सर, मुझे वो मिली नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि हुआ यह था कि आपने पूरी साजिश रची अशोक को फंसाने की। अपनी शीशी पे अशोक के उंगलियों के निशान का फायदा उठाया, उसके ब्रोचर को मालविका के ग्रीन रूम में छोड़ा, और फिर उसके मुलेठी में नींद की दवा मिलाई और अपनी तलवार पर जहर। अब तो ये केस एकदम साफ हो गया है योर ऑनर।
थैंक यू पाठक साहब। धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो राकेश की दवाई की जो शीशी है जिसमें जहर था उसे अदालत के सामने पेश करके आपने और साफ कर दिया है। ये कत्ल राकेश नहीं किया था बल्कि सोच समझ के साजिश रची थी उसने। इसीलिए योर ऑनर मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि आप अपना फैसला सुनाएं और मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दें। मिस्टर पाठक, क्या आप अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई और सफाई पेश करना चाहेंगे? योर ऑनर, डिफेंस इस केस की छानबीन करना चाहती है और अगली तारीख की मांग रखती है। योर ऑनर, ये अदालत आपको अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए 4 दिन का समय देती है। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। अशोक के पास मालविका को मारने का सबसे बड़ा मोटिव था सर। मालविका उसकी जिंदगी के लिए नासूर बन गई थी। मुझे तो अभी पूरा यकीन है मालविका की हत्या में किसी और का नहीं, अशोक का ही हाथ है। तो चलते हैं। कहाँ से? प्रोड्यूसर सुरेंद्र शाह अदालत से विशेष आज्ञा लेकर 500वां शो कर रहा है। चल देखने चलते हैं। 500 शो करना आसान नहीं होता वरुण। कहाँ जा रहे? अरे भाई मेरे, कहाँ जा रहे? सॉरी सर। उठा लीजिए, उठा लीजिए। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम लोग आपका 500वां शो देखने आया है, पसंद नहीं आया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी के सह कलाकार कहाँ हैं आपके? सर वो बाकी सब सर स्टेज पर है। एनीवे सर, सेकंड बेल बज चुकी है, आप लोग भी ऑडिटोरियम में चलिए ना। सर मुझे वो कुछ ज़रूरी काम है, मैं ज़रा जाके आता हूँ। हाँ जाइए जाइए, जा जाइए। तुम्हारा आखिरी समय आ गया है सीजर। अवाम के फैसले को अब तुम रोक नहीं पाओगे। सीजर की विशाल सेना के सामने यह अवाम क्या टकराएगी? गिरफ्तार कर लो इसे। चलो। लगता है तुम अवाम की ताकत को नहीं जानते। सीजर, अच्छा नहीं होगा। He's dead. What? वरुण, पुलिस को फोन कर। तो जब इसके पीछे गया था, इसने वो एनवेलप किसको दिया था? सर वो एक आदमी था, लेकिन वो आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा। शायद वो बाहर का आदमी था। हेलो दवे। योर ऑनर, एक बार फिर चलते हुए प्ले में कत्ल होने से ये साफ होता है कि राकेश ने सबसे पहले मालविका का खून किया और फिर अशोक को फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब उसका ये वार खाली गया तो उसने अपने साथी की मदद से अशोक को भी मार डाला। जायसवाल साहब, इस साथी का नाम अदालत को बताने का कष्ट करेंगे। जी, आपकी गुजारिश सर आंखों पर सर। और साथी एक नहीं, 2। पहला तो वो जहर जो लिप लाइनर पे लगा था, और योर ऑनर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अशोक की मौत भी उस लिप लाइनर पे लगे हुए जहर की वजह से ही हुई है। और पाठक साहब, कातिल को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अशोक को अपनी जीभ से होठों को गीला करने की आदत थी, यूं, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। और योर ऑनर, अशोक ने अपनी आदत के अनुसार चालू प्ले के दौरान भी अपनी जीभ से होठों को गीला किया ताकि नीचे का जो लिप लाइनर था जिसमें जहर लगा था उसकी जीभ पे लगा और अशोक मर गया। अब दूसरा साथी, राकेश का मददगार, उसका पुराना परम मित्र, योर ऑनर, मेकअप मैन योगेश। योगेश जी, सबका मेकअप हो जाने के बाद एकदम लास्ट में
एंट्री होने से पहले ही स्टेज पे आपने अशोक जी के होठों के नीचे लिप लाइनर क्यों लगाया, क्या बता सकते हैं आप? मेकअप के बाद ही मैं हमेशा टचअप करता हूँ स्टेज पे। जब सब लोग स्टेज पर आ गए तो अशोक भी स्टेज पर आया। मैंने स्टेज पर ही अशोक का टचअप किया। इसी लिप लाइनर से? इसी लिप लाइनर से आपने होठों के नीचे अशोक पे वो मेकअप का टचअप किया जिसमें जहर था। यस यस योर ऑनर। और इस लिप लाइनर में वही जहर है जो राकेश की तलवार पे पाया गया था जिससे मालविका की मौत हुई। एक बात बताइए मुझे योगेश जी, दोनों जगह आपने इसी जहर का इस्तेमाल किया होगा नहीं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अगर आप मेकअप मैन हैं, आपके हाथ में लिप लाइनर रहता है तो आपको कैसे पता नहीं कि जहर कहां से आया? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तो सबके साथ स्टेज पर था और जब अशोक आया तो मैं लिप लाइनर लेने अपने ग्रीन रूम में गया। उस बीच जरूर किसी ने लिप लाइनर चेंज किया होगा। मेकअप मैन आप हैं, लिप लाइनर आपके पास रहता है, चेंज किसी और ने किया। क्यों? किसने किया होगा, बता सकते हैं आप? नहीं, किसने किया होगा बताइए जल्दी। शो वाली शाम को जब सब स्टेज पर थे और मैं ग्रीन रूम में लिप लाइनर लेने गया तो मैंने वहां से नम्रता को बाहर आते हुए देखा। नम्रता जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई हो। अंततः आपने मालविका की जगह ले ही ली। माफ कीजिए सर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब अब ये जो नाटक है, खेला है आखिरी फरियादी, इसमें आप मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हर कलाकार की इच्छा होती है, चेष्टा होती है कि वो मुख्य भूमिका निभाए। जी हाँ, पर इसमें बुरा क्या है? तो बुराई तो है। मुख्य भूमिका पाने के लिए बाकी कलाकारों को रास्ते से इस प्रकार हटा करके। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ नम्रता जी कि पहले आपने विष का इस्तेमाल करके मालविका को रास्ते से हटाया, फिर उसी विष का इस्तेमाल करके आपने अशोक का भी खून किया। केडी क्यों जबरदस्ती आप नम्रता के मुंह में शब्द घुसेड़ रहे हैं? अदालत में ये तो साबित हो चुका है कि मालविका के कत्ल में राकेश का हाथ है। यहाँ पे अशोक के कत्ल के सिलसिले में आपने नम्रता को शायद यहाँ पे इस कटघरे में बुलाया था, भूल गए आप? लगता है शायद बहुत स्ट्रेस में है। Why don't you take a break? नहीं, स्ट्रेस की वजह से इस तरह भावनाओं में बह जाना not good। जायसवाल साहब, मैं भावनाओं में नहीं बह रहा, किंतु आपकी भावनाओं की भाव को देखकर मुझे लग रहा है कि अब मुझे इनसे केवल अशोक जी की हत्या को लेकर ही प्रश्न पूछने चाहिए। आप बैठिए ना, टेक अ चिल पिल, डोंट स्ट्रेस। थैंक्स। हाँ तो नम्रता जी, मेकअप मैन योगेश की कथन के अनुसार जब सारे कलाकार वहाँ मंच पर उपस्थित थे, आप वहाँ नहीं थी, आप ग्रीन रूम। ये सरासर गलत इल्जाम है मुझ पे और ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं ग्रीन रूम में गई नहीं थी। नम्रता जी, आपकी इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं बाकी लोग यहाँ जो हैं उपस्थित, उनके कथन से। इसलिए सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, आप ग्रीन रूम में थी या नहीं थी? पूरे समय स्टेज पर थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? जी नहीं, मैं पूरे समय स्टेज पर नहीं थी। राइट, तो कहाँ थी आप? ग्रीन रूम। मैं हमारे प्रोड्यूसर सुरिंदर जी के साथ थी। जी हाँ, ये सच है। नम्रता मेरे साथ थी। उसे मालविका की जगह मेन रोल करने को मिला था, इसीलिए नाटक शुरू होने से पहले मैं सारी बातें क्लियर करवा लेना चाहता था। थैंक यू, आपने सारी बातें यूं अदालत में जो साफ साफ क्लियर कर दी, उसके लिए थैंक यू मिस्टर शाह। केडी सर, अब तो आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि योगेश झूठ बोल रहा था। नहीं, क्योंकि अगर नम्रता ग्रीन रूम में गई नहीं तो योगेश ने उसे ग्रीन रूम में देखा कैसे? नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि योगेश और राकेश ने मिलकर मालविका और अशोक का खून किया। योर ऑनर, मैं ये चाहता हूं कि ये अदालत योगेश को राकेश का साथ देने के जुर्म में और अशोक का खून करने के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म दे।
ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। केडी सर, ये तो वही है सर। मैं अभी आया सर। I'll just come. तू वही है ना जिसे उसने अशोक ने पेपर दिया था? सच बोल वरना। साहब अब मैं तो छोटा सा ड्राइवर हूँ साहब। साहब वो पेपर मेरे साहिब के लिए था। अशोक साहब मेरे साहिब को ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने वो पेपर पढ़ लिया था। उसमें लिखा था कि मुझे आज रात तक 50 लाख रुपए नहीं मिला तो सच सबके सामने आ जाएगा। मिसेस अशोक, आपका दुख हम समझते हैं। अशोक के असल हत्यारे तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ जानती हैं आप उनके इस नाटक के बारे में? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं उनके प्ले के मामले में कभी इंटरफियर नहीं करती थी। लेकिन हाँ, जिस रात उनका कत्ल हुआ उस दिन सुबह उन्होंने मुझे ये एनवेलप दिया था और कहा था जब मैं फोन करूं तब इसे पोस्ट कर देना। मैं देख सकता हूँ? मैंने आपकी और नम्रता की सारी बातें जो सुनी थी उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। अगर ये आपके पास पहुंच गई तो समझ लीजिए मुझे मेरे पैसे मिल गए और आपको आपका जीवन दान। अशोक, नम्रता का नंबर है तेरे पास? हाँ सर, उसके घर का नंबर है। जल्दी कर। हेलो, क्या मैं नम्रता से बात कर सकता हूँ? क्या आप उसका मोबाइल नंबर देंगे? ऑलराइट, थैंक यू। केडी सर, नम्रता मोबाइल फोन घर पे छोड़ के गई है और वो ऑडिटोरियम गई है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लाइट क्यों इतनी? मैंने कहा था ना, मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें मालविका की जगह पहुंचा दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें मालविका की जगह पहुंचा रहा हूं। मतलब? अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। योर ऑनर, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बचाव पक्ष के पास ये ठोस साक्ष्य है कि अशोक और मालविका की हत्या न राकेश ने की है न योगेश ने। इसमें तीसरे व्यक्ति का हाथ है। योर ऑनर, अगर केडी साहब ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने केस सॉल्व कर ही लिया है तो फिर पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप सर? क्यों अदालत का और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं आप? साफ साफ बता दीजिए कि किसकी ओर इशारा है आपका। मैं बताऊंगा, नहीं केवल बताऊंगा नहीं, मिला भी दूंगा। इंस्पेक्टर दवे, आइए। नम्रता जी, कल रात जो हुआ ऑडिटोरियम में, आपकी जान भी जा सकती थी। ये तो अच्छा है कि सही समय पर हमें सच्चाई का पता चल गया और आपकी जान बच गई। एक बात बताइए, मालविका के स्थान तक पहुंचने के लिए ये सब किया आपने? क्यों किया है सब? बोलिए नम्रता जी, क्यों किया आपने? मैं मालविका के ह्यूमिलिएशन से परेशान हो गई थी, तंग आ गई थी। मैं ये जानती थी कि जब तक वो हमारे ग्रुप में रहेगी मैं बस साइड रोल्स ही करती रहूंगी। इसलिए जब मुझे तुम्हारे अंदर भी मालविका की तरह बड़ा बनने की क्षमता है। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ, तुम भी मालविका की तरह बड़ी बन जाओगी। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया था। हाँ, मैंने ही राकेश की शीशी पर जिसपे अशोक के फिंगरप्रिंट्स थे उसे लाइट बूथ से उठाया और उसमें जहर लिया और उसे राकेश की तलवार पे लगा दिया।
और जब सोमेश मालविका को मुलाठी देके निकल रहा था तो मैंने उसका फायदा उठाया और मैंने उसमें नींद की दवाई मिला दी। और इसी नींद की दवा के कारण योर ऑनर मंच पर मालविका के कदम लड़खड़ाए और राकेश के हाथों में जहर से सने हुए तलवार से उसके हाथों में खरोंच आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। एक बात नहीं समझा मैं, नम्रता जी, अशोक को मारने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया, इसलिए मैंने वो शीशी ली जिसपे अशोक के फिंगरप्रिंट्स थे। अशोक का पाउच मैंने मालविका के रूम में छोड़ दिया। और फिर योर ऑनर अशोक के ग्रीन रूम में जाकर उसके लिप लाइनर की जगह पर इन्होंने वो लिप लाइनर रखा जिसमें जहर मिला। अशोक को मारना इस कारण आवश्यक हो गया था योर ऑनर, क्योंकि अशोक ने इनकी सारी बातें सुन ली थी, केवल सुनी नहीं थी, रिकॉर्ड भी की थी। किसी को पता तो नहीं चल जाएगा कि हमने इस बारे में बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो वादा किया वो पूरा किया। अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मालविका को राकेश ने मारा है, शक की सुई अशोक पर भी है। ठीक है। कौन है वहां? अशोक। नम्रता जी, इसी कारण आपने अशोक की हत्या की। Am I right or am I right? हाँ, ये सब मैंने किया, लेकिन इस सब में मैं अकेली नहीं थी। ये सब मैंने किसी के कहने पे किया है। 100% सही योर ऑनर, किसी के कहने पर किया, और वो किसी का नाम है सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र जी, आपकी अभियुक्त अदालत में अपना कथन दे चुकी है। सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। आपको इंस्पेक्टर दवे ने नम्रता जी पर गोली चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अब बिना किसी लगलगाव के साफ साफ बता दीजिए कि क्यों? क्योंकि मैं मालविका से प्यार करता था। लेकिन उसे किसी के इमोशन की कोई परवाह नहीं थी। वो केवल मेरे पैसों पर ऐश कर रही थी। मेरे अलावा पता नहीं कितने लोगों से उसके संबंध थे। और जब मुझे पता चला कि उसका अफेयर अशोक से भी है और वो अशोक पर शादी का दबाव डाल रही है, तो मैंने इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। तो उस 2 टके की औरत ने मुझे बहुत बड़ी गाली दे दी। उसने मुझे यहां तक कह दिया कि मुझमें उसे संभालने की ताकत नहीं है, इसलिए वो अशोक के पास जा रही है। मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब मालविका को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, और नम्रता को मैंने अपने साथ मिलाया, उसे मेन लीड रोल देने का लालच देकर। और इस तरह मैंने नम्रता के हाथों मालविका का खून करवा दिया। और इसी कारण बेचारे अशोक को भी मारना आवश्यक हो गया था। अशोक और मालविका के कत्ल का मुझे कोई अफसोस नहीं। The defense rests, Your Honor. यह अदालत राकेश त्रिपाठी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और मालविका मल्होत्रा और अशोक त्यागी के कत्ल के जुर्म में नम्रता माथुर और सुरेंद्र शाह को न्यायिक हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड।
ऑन टाइम, एवरी टाइम। क्या करें, टाइम टाइम की बात है, नहीं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।